चैनल नीवी एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th का चैप्टर सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, लाइक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो हमारा एटम था उसकी जो एटॉमिक थ्योरी आई थी, किसने दी सबसे पहले? डाल्टन ने। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, साथ में हमने रेडियो एक्टिव के अकॉर्डिंग एटम क्या हो रहा था? डिविजिबल था और फंडामेंटल पार्टिकल्स थे इसके, जिससे एटम मिलके बना है। एटम हमारा फर्दर डिवाइड हो सकता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। हमने लास्ट क्लास में ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, साथ में इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, और जे थॉमसन मॉडल प्लस रदरफोर्ड मॉडल हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे डिस्कस करेंगे हम, तो आई होप लास्ट क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। देन स्टार्ट करते हैं कि न्यू क्लास। देखो, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था, और ये पता होना नेसेसरी है, क्योंकि देखो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे वहां भी हमारे काम आएंगे एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, तभी तो पूरी पीरियोडिक टेबल को हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। देखो, यदि हम बात करें किसी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट एक्स वाई जेड एनी एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट है एक्स जिसके हमने सिंबल लिखा है, ठीक है, ये क्या कहेंगे, इसका सिंबल है। कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल लिख दिया हमने, अब उसका एटॉमिक नंबर होगा। कोई एलिमेंट है एक्स वाई जेड कुछ भी, जो हम बाद में देखेंगे एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक नंबर होगा अपना, और एक मास नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, और जो मास नंबर होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से। जो एटॉमिक नंबर है उसे हम लिखेंगे एलिमेंट के नीचे बॉटम में, और मास नंबर को लिखेंगे ऊपर। तो ये हमारा जेड हमारा एटॉमिक नंबर, ए हमारा मास नंबर। तो ये जो पूरा आया हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, ये किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिख देंगे उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। मास नंबर को हम एटॉमिक मास कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम बात करेंगे ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है एलिमेंट में। तो सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जेड से, होगा क्या ये इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। जो कोई एक एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल स्पीसीज, एटॉमिक नंबर जिसे हमने रिप्रेजेंट किया जेड से, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा जब इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रल स्पीसीज में, कोई आयनिक स्पीसीज ना हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीसीज। आयोनिक की बात नहीं कर रहे हम, न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। यदि बात करें ये किसमें है, न्यूट्रल की, यदि हम बात करें हमारे पास कोई आयोनिक स्पीसीज है, आयोनिक स्पीसीज होगा तो प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो हमारा एलिमेंट या फिर नेगेटिव हो। जो प्रोटॉन होंगे वो एज इट इज रहेंगे, उसे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोनिक स्पीसीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, बट इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ेगा।
यदि कोई पॉजिटिव स्पीशीज है, कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और इलेक्ट्रॉन की बात करें, देन क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि पॉजिटिव है तो उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यदि नेगेटिवली चार्ज है तो उसे प्लस कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। कैसे, देखो यदि हम बात करें सोडियम प्लस, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। सबसे पहले हम न्यूट्रल ले लेते हैं। हमने ले लिया सोडियम, एक एलिमेंट है सोडियम, इसका सिंबल लिख दिया Na, एटॉमिक नंबर कहां लिखेंगे, इसकी बॉटम में 11 और इसकी बात करें मास नंबर 23। ये सब तो याद हो जाएंगे, आपके पीरियोडिक टेबल में याद करवा दिए जाएंगे, इजी है, ज्यादा टफ कुछ नहीं है इसमें। अब हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी होंगे 11, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। अब बात करें इस आयोनिक स्पीशीज की, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो वो होंगे प्रोटॉन के इक्वल, बट कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस कर देंगे, एक है प्लस एक यानी कि -1 कर देंगे, तो कितने होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, 10। कितने होंगे, 10 होंगे। ये तो हमने देखा पॉजिटिव चार्ज वाले को। हम बात करेंगे अब नेगेटिव चार्ज वाले को। ये हमारा है जैसे कि फ्लोरीन नेगेटिव। अब हम देखें नेगेटिव स्पीशीज वाला ले लिया, यहां पे हम बात करें फ्लोरीन का कितना होगा, 9 एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे 9, क्योंकि प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, साथ में हम देखेंगे साइन, यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या कर देंगे इसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 प्लस कर देंगे कितना 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। डिफरेंस समझ में आया। एटॉमिक नंबर होगा हमारा जिसे रिप्रेजेंट करेंगे Z से, इसके क्या होगा Z से, जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा जब कोई न्यूट्रल स्पीशीज होगा। यदि आयोनिक स्पीशीज है, आयोनिक स्पीशीज 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम पॉजिटिवली है तो उसे माइनस कर देंगे, नेगेटिवली है तो वहां पे उसे ऐड कर देंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे मास नंबर की। मास नंबर की, ठीक है। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट किया था ए से, क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होगा हमारा मास नंबर। देखो प्रोटॉन का हमें पता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, देखो यदि हमें निकालने पड़े नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो इस टाइप से निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या निकल के आएंगे हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैसे निकालेंगे हम, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एग्जांपल से देखते हैं। यदि हम बात करें, हमने कोई एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, ये क्या है नाइट्रोजन का सिंबल N, इसका एटॉमिक नंबर होगा 7,
और बात करें इसके मास नंबर की, वो होगा 14। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर यानी कि Z इज इक्वल टू 7, मास नंबर की बात करेंगे इज इक्वल टू 14, मास नंबर होगा 14। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 7। न्यूट्रल स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 7। देखो अगर आयोनिक स्पीसीज होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होता, वो उससे कम या ज्यादा मिलता, साइन पे डिपेंड करता, चार्ज पे। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने बताया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मास नंबर होगा हमारा 14, 14 माइनस एटॉमिक नंबर कितना 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे हमारे 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 7। ये अब देखो यहाँ पे तो बाई चांस से क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। बट एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो, वो होगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जितना हमारा मास नंबर हो गया उसमें से हम माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ हमारे न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। एक टर्म और है, जैसे कि देखो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होगा हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे। और हमारा बताया मास नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो टोटल मास हमारा किसी भी एटम का टोटल मास हमारा न्यूक्लियस में होगा। किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होगा, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन एग्जांपल देखेंगे। आइसो मींस सेम, आइसो मींस सेम। क्या होगा, आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। अब हमने एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोगों को बता रखा है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन मास नंबर, डिफर इन मास नंबर। मास नंबर हमारा रिप्रेजेंट क्या था, ए से। एग्जांपल से देखते हैं इसे। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन एलिमेंट का। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एक आइसोटोपिक है। अब उसके कितने आइसोटोप होंगे, 3 होंगे। देखो फर्स्ट होगा 1H1, सेकंड होगा 1H2 और थर्ड होगा 1H3। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होंगे, 3 आइसोटोप होंगे, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप होंगे हमारे हाइड्रोजन के। बात करें इस डेफिनेशन पे जाए हम आइसोटोप्स पे, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सबके सेम। एटॉमिक नंबर को हमने एलिमेंट के बॉटम में लिखा था। बात करें हम मास नंबर की, मास नंबर होगा यहाँ पे डिफरेंट, इसका 1, 2 और 3, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, यानी कि Z सेम है सबका। और हम बात करें एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, वो डिफरेंट होगा। तो इसे हम कहेंगे आइसोटोप्स, जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट हो, वो होंगे हमारे आइसोटोप। सेकंड एग्जांपल होगा क्लोरीन का। ये आप खुद देखना, इसके आइसोटोप्स बना के देखना, इसके आइसोटोप क्या क्या है, और अब इसके साथ कंपैरिजन करना, क्या क्लोरीन के एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। अगर ऐसा है तो आइसोटोप है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। क्लोरीन का खुद क्रॉस चेक करना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार होगा हमारा, आइसो मींस वही
सेम। इसकी बात करें हम, इसकी डेफिनेशन की, वो होगी सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, different elements have same mass number but differ in atomic number, differ in atomic number। आइसोबार होगा हमारा जहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की। ठीक है, इसके एग्जांपल से देखो, यदि हम बात करें आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की, इनका एटॉमिक नंबर बॉटम में लिखेंगे। इसका होगा 18, 19, कैल्शियम का होगा 20। यदि हम बात करें इनके मास नंबर की, आर्गन का 40, पोटेशियम का 40, कैल्शियम का भी 40। ध्यान से देखो, यहाँ पे तीनों का मास नंबर सेम दिख रहा है, बट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। एक आर्गन है, एक पोटेशियम, एक है कैल्शियम। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट उनके मास नंबर सेम, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ये होगा हमारा आइसोबार। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होंगे? आइसो मीन्स सेम, टोन्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पे होंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements have same number of neutron, same number of neutrons। मतलब समझो इसका, हमें क्या कह रहा है आइसोटोन्स, इसकी डेफिनेशन बता रही हमें कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों के दोनों। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, बट यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर होगा 6, नाइट्रोजन का होगा 7, ऑक्सीजन का होगा 8। मास नंबर रहेगा इनका, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और कार्बन एक आइसोटोपिक एलिमेंट है। इसके आइसोटोप है, एक का मास होगा 12, 13 और 14। कार्बन के 3 आइसोटोप होंगे, 12, 13 और 14। तो यहाँ पे हमने 14 वाला कार्बन लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है।
अच्छा नाइट्रोजन का तो 15 होगा, सॉरी, नाइट्रोजन का मास नंबर 15 होता है। एटॉमिक नंबर तीनों के डिफरेंट, मास नंबर की बात करें वो भी डिफरेंट, 14, 15 और 16, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे इनके हम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कार्बन की बात करें, सबसे पहले कार्बन में देखेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल। मास नंबर 14 माइनस एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए 8। बात करेंगे नाइट्रोजन की, मास नंबर 15 माइनस एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, मास नंबर 16 एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए 8। तीनों एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, आप लोगों को नजर आएगा अब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों एलिमेंट के सेम है, बट एटॉमिक नंबर और मास नंबर तीनों के डिफरेंट है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिनके सेम होंगे उन्हें हम कहेंगे आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। समझ आया इतना? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होंगे जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, देखो देखो यदि हम बात करें एक मिनट, फ्लोरीन नेगेटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। साथ में हम देखेंगे जैसे कि सोडियम, ठीक है, इतने देख लेते पहले। देखो क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। एलिमेंट क्या, सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है और मास नंबर भी अलग है। तो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 9, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7 और सोडियम का 11। ये होंगे इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा न्यूट्रल स्पीशीज में, बट यहाँ पे है आयोनिक स्पीशीज। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन नेगेटिव, कितना होगा 9 माइनस है तो एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 10। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, इसका एटॉमिक नंबर होगा 8, माइनस में है 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2, 10 इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे नाइट्रोजन की, 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, -3 है तो उसे प्लस कर देंगे हम, हमारे पास आएंगे नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे सोडियम प्लस की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज है, जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होंगे 10। तो इन एलिमेंट्स में आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह सकते हैं। ये होंगे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मींस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जिन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो होंगे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट हमारा होगा, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक तो हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसी में हमने देखा है आइसोटोप क्या है, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे, अलग टॉपिक पे चले गए हैं, तो क्या होगा देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ द बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम के डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। इसमें हम क्या देखेंगे, देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है क्या, क्या है ये देखना है। तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगी, ये क्या करती हैं, इनमें वेव होंगी वो ट्रेवल करती हैं, वेव होंगी वो ट्रेवल करेंगी थ्रू स्पेस। किसके थ्रू? स्पेस के थ्रू ट्रेवल करेंगी। इन्हें किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम या स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ये वेव यानी कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये स्पेस और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इन्हें किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके कुछ पॉइंट है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड इज कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी। जो हमने अभी बताया वही बात है, क्या है, जो ये रेडिएशन की फॉर्म में क्या होगी, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगी कॉन्टिन्यूअसली, क्या करेगी, कॉन्टिन्यूअसली किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से क्या करेगी, कॉन्टिन्यूअसली एमिट करेगी रेडिएशन की फॉर्म में। या फिर हम कह सकते हैं कि वेव ट्रेवल करेंगी किसी भी सोर्स से, या फिर हम कहें स्पेस या फिर वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करेंगी। वो रेडिएशन होंगे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस एनर्जी को कहेंगे हम रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। नेक्स्ट होगा हमारा द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके दो कंपोनेंट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 2 कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स है। फर्स्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके 2 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। साथ में जो डायरेक्शन और प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, वो भी इनके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फर्स्ट पॉइंट था हमारा वो एनर्जी जो स्पेस या फिर वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करती हो, एमिट हो, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकंड पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके 2 कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द वेव विच वेलोसिटी इज इक्वल टू द लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम। जो ये वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट उसके इक्वल होगी। किसके होगी? लाइट वेलोसिटी के इक्वल होगी। यानी कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी गैस हो या फिर कोई भी वेव, गैस नहीं सॉरी वेव, किसी भी वेव की बात करें, लाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी रेज, एक्स वाई जेड जो भी रेज है हमारी या फिर वेव हैं, उन सब की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के इक्वल होगी, सबकी सेम होगी। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यूवी रे, एक्स रे, इन सब की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी उसके इक्वल होगी। कोई भी वेव होगी वो सबकी वेलोसिटी सेम होगी, लाइट वेलोसिटी के इक्वल होगी, किसी की कम ज्यादा नहीं होगी।
नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या होगा, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, कोई मीडियम नहीं चाहिए, स्पेस और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये तो हमने देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। इसका डायग्राम देखेंगे, ये देखो, ये कोई वेव जा रही है, जो हमारे इस पे दो कंपोनेंट थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जो ब्लू लाइन है ये वाली होंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगी, क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। रेड वाली है, रेड वाली होंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर प्रेजेंट होंगी। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में। तो देखो इस टाइप से है, यदि हम सिंपल फॉर्म में देखें तो ये हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से, और ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, दिख रही है आपको, देखो क्या हो रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगी। बात करें नेक्स्ट हम सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव। देखो पहले चलते हैं टर्म्स पे, बाद में आएंगे डायग्राम पे। सबसे पहले हम देखेंगे टर्म वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। ये होगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और टर्फ नोन एज वेवलेंथ। देखो डायग्राम से देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें बताया है, सबसे पहले हमने वेवलेंथ को देखा है, वेवलेंथ ये हमारी है वेवलेंथ, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से। जो हमारी वेव है ये वाली क्या है, वेव। अब जो वेव है ये होगी हमारी क्रस्ट, क्या होंगी, ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, ये किसकी वेव है कि क्रस्ट, ये भी क्या है क्रस्ट, आगे भी क्या है ये क्रस्ट। ये जो आपको डाउन द फॉल दिख रही है ये है ट्रफ, ये क्या है ट्रफ, ये वाली वेव, ये भी क्या है ट्रफ, ठीक है। अब हमें बताना है कि वेवलेंथ, डायग्राम से समझेंगे। देखो यदि हम बात करें ट्रफ और ट्रफ, ट्रफ और ट्रफ, या फिर क्रस्ट टू क्रस्ट, टू नियरेस्ट क्रस्ट, यहां से यहां तक की लेंथ, या फिर ये भी क्रस्ट है ये भी क्रस्ट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाओ, ये होगी हमारी लैम्डा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट या फिर ट्रफ। ट्रफ की देखें तो ये दोनों ट्रफ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारी होगी लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया था लैम्डा से। एक्सप्रेस करेंगे हम लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में, और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होगी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। वेवलेंथ समझ आया, वेवलेंथ होगी डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और ट्रफ, जो पास में दो क्रस्ट है या फिर पास में दो हमारे ट्रफ है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी वेवलेंथ, या फिर हम ट्रफ की बात करें तो भी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी वेवलेंथ। नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम, नेक्स्ट हमारी है फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखेंगे पहले, नंबर ऑफ वेव पास्ड थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि
एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव गुजर सकती हैं, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव इस पॉइंट से गुजर सकती है, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में कितनी ट्रेवल करी है। और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से, किससे, न्यू से। ये वी जैसा दिखता है बट थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में है, ये होगा हमारा न्यू। और इसे एक्सप्रेस करेंगे हम सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट देखो, फ्रीक्वेंसी में तो था एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव ट्रेवल करी थी, जैसे कोई पॉइंट है और इसमें से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रही हैं। टाइम पीरियड में क्या है, ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, इसमें से वेव ट्रेवल करते टाइम क्या है, इसमें कोई वेव पास करी हो, कितना टाइम ले रही है, एक पॉइंट से वेव ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम ले रही है, तो वो टाइम होगा हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। नेक्स्ट होगी हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे c से। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। जो लीनियर डिस्टेंस होगी हमारी, किसमें, एक सेकंड में वेव के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। सारी डेफिनेशन को ध्यान से समझो। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में ये बताया कि एक जो पॉइंट है, इससे एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव ट्रेवल करी है। टाइम पीरियड में ये है कि एक पॉइंट से वेव ट्रेवल कर रही है, वो कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम ले रही है। और वेलोसिटी वो होगी कि एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी इसकी, इसे हम एक्सप्रेस करेंगे मीटर पर सेकंड में और रिप्रेजेंट करेंगे सी से। नेक्स्ट होगी हमारी वेव नंबर। वेव नंबर होगी, वेव नंबर यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या था, सबसे पहले हम देखेंगे वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू बार से। फ्रीक्वेंसी को न्यू से क्या था, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ये देखो ये है 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट है ये हमें बताएगा वेव नंबर। और वेव नंबर होगा हमारा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा, ये होगा हमारा वेव नंबर। एक पॉइंट और है, देखो यदि हम बात करें इसकी हाइट की, देखो हाइट ऑफ ए क्रस्ट, हाइट ऑफ ए क्रस्ट, या फिर हम कह दें डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये होगा हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये हमारे होगा एम्पलीट्यूड, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, स्मॉल ए से, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। देखो सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हमारी वेव है, डिफरेंट डिफरेंट वेव है, उनकी अरेंजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट वेव लाइक माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यूवी, एक्सरे, कॉस्मिक, गामा रेज, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेव है। अब इन डिफरेंट डिफरेंट वेव को एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस में रख दिया, उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इनमें होगा सिर्फ डिफरेंस होगा यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे। इसे क्या डिक्रीज वेवलेंथ और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कैसे होगा, ये ऑर्डर है वेवलेंथ इन इंक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर, ये है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि लेमडा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज, यानी कि यदि इधर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वेवलेंथ इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो ये हमें बताया है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। यदि बात करें ये ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में किसका है, तो ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, देन यूवी रेज, एक्सरे और गामा रेज। इसमें हम बात करें कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस वेव की होगी, तो वो होगी हमारा रेडियो वेव। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कॉस्मिक रे की। अब स्ट्रक्चर में देख लो, देखो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ने क्या बताया है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेव है उनकी अरेंजमेंट को कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये अरेंजमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये हमारा है रेडियो वेव। एक मिनट भाई, देखो ये क्या होगा, इधर इसमें लिख रखा है वेवलेंथ इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक मिनट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी इस ऑर्डर में, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, दोनों क्या होती है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव की सबसे ज्यादा क्या थी, देखो रेडियो वेव की सबसे ज्यादा, यानी कि वेवलेंथ की बात हो रही है, इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरे और गामा रेज। कुछ वेव शायद यहाँ पे स्किप होगी। रेडियो वेव के बाद आएंगी माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन यूवी, देन एक्सरे और गामा रेज। तो ये वेव की अरेंजमेंट दिखा रखी है, ये होगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बात करें इनकी लिमिटेशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशन की, लिमिटेशन रही है इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सेकेंड लिमिटेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके बारे हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इनकी लिमिटेशन देख लेते हैं क्या क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में नहीं डिस्कस कर पाया, वो है एक लिमिटेशन। नेक्स्ट हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट होगी वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा, सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी में जो वेरिएशन आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। ये होगी इसकी लिमिटेशन। अब हम देखते हैं ब्लैक बॉडी क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में होगा, देखो इफ द सब्सटेंस, अच्छा देखो
पहले हम जनरल वर्ड में देखते हैं कि होगा क्या। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो होगा जो रेडिएशन को सारी की सारी अब्जॉर्ब तो कर लेगा, यानी कि सारी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेगा और एमिट भी कर देगा, बट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वो होगी हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि सारी की सारी जो हमारी रेडिएशन होगी उनको अब्जॉर्ब कर लिया, एमिट कर दिया, बट रिफ्लेक्ट नहीं किया, वो होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें आयरन रोड, आयरन रोड, यदि इसे हम टेम्परेचर देंगे, इसे हम टेम्परेचर देंगे, वो टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले आयरन रोड होगी हमारी, वो रेड कलर दिखाएगी हमें। जैसे इसे टेम्परेचर देंगे वो हीट होना स्टार्ट होगा, सब्सटेंस हीट होना स्टार्ट होगा, उसका कलर रेड दिखेगा। देन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, येलोइश कलर दिखाएगा हमें, और ज्यादा टेम्परेचर से लगेगा, देन क्या होगा, येलो कलर शो करेगा। देन हमें व्हाइट कलर शो होगा, व्हाइट कलर एक ग्लो दिखेगा व्हाइट कलर का। वो जो ग्लो होगा व्हाइट कलर का, वही हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगी। देन हमें ब्लू कलर की लाइट या फिर ब्लू कलर की रेडिएशन वहां से एमिट होगी। रेडिएशन कैसे एमिट दिखेगी हमें, ब्लू कलर की। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे देखते हैं हम, इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी, यानी कि हमने अभी बताया कि सब्सटेंस को हीट करेंगे ब्लैक बॉडी, विच इज ए परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। कैसे होगा, वो सारी की सारी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगा और एमिट कर देगा, यानी कि परफेक्ट अब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर होगा एनर्जी का। विच कैन एमिट एंड अब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी, क्या कर रहा है वो, एमिट भी कर रहा है और अब्जॉर्ब भी कर रहा है सारी फ्रीक्वेंसीज को। और इन रेडिएशन जो एमिट करेंगे उन्हें कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये मेनली डिपेंड करेगा इंटेंसिटी और वेवलेंथ पे, इंटेंसिटी और वेवलेंथ पे। क्या कर रहे हैं देखो, अब हम यदि हम टेम्परेचर देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिट कर क्या होगी, इंक्रीज होगी विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। इंटेंसिटी इंक्रीज होगी विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ एट ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। क्या हो रही है इंटेंसिटी, एक मिनट, इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, देन वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी। When some solid substance is heated, the atoms of substance are set into oscillation and emit radiation of frequency। वही है जो हमने बताया था, क्या करेगा, रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा, देन उसे एमिट करेगा। एग्जाम्पल वही है, किसी भी सब्सटेंस को हम हीट देंगे या फिर टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम आयरन की बात करें, सबसे पहले वो रेड कलर देगा, देन क्या होगा, येलोइश कलर देगा, देन एक ग्लो दिखेगा हमें व्हाइट कलर का। जो व्हाइट कलर का ग्लो दिखेगा वही होगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आप आयरन को तो आप देख भी सकते हैं, कहीं काम करते हैं वहां पे, जो ये लोहे का काम करते हैं ना, लोहार वगैरह, वहां पे देख सकते हैं वो क्या करेंगे, हीट करेंगे, वहां पे इसे हीट करते रहेंगे तो वैसे हमें रेड दिखेगा। ज्यादा हीट होता रहेगा तो वो येलोइश कलर का दिखेगा, देन वो एकदम व्हाइट कलर का ग्लो दिखाएगा कुछ। ठीक है, वो जो व्हाइट कलर का ग्लो दिखाएगा वही हो गया हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मेटल, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। देखो सिंपल वर्ड में बात करें हम तो क्या होगा, ये देखो, ये है कोई मेटल की सरफेस, मेटल, ये इसकी सरफेस है। यहां पे कोई लाइट आई जिसे हमने कहा इंसिडेंट लाइट, ये लाइट आई और मेटल सरफेस से टकराई, लाइट आई मेटल सरफेस से टकराई। अब मेटल सरफेस से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजेक्ट करेंगे यहां से,
इलेक्ट्रॉन होंगे इजेक्ट करेंगे इस मेटल सरफेस से। ये हमें बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे स्ट्राइक करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर स्ट्राइक करेंगे। इसके देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है देखो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, ये वर्क फंक्शन होगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उसे हम कहेंगे वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं साथ में। फर्स्ट होगा द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ओनली if the radiation striking the surface of the metal has at least a minimum frequency। फ्रीक्वेंसी हमने ले ली म्यू नोट। क्या कह रहा है ये समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से तभी इजेक्ट होगा जहां पे कम से कम फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट कुछ तो हो, यानी कि 0 नहीं, कुछ तो फ्रीक्वेंसी हो, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया म्यू नोट। कुछ तो फ्रीक्वेंसी हो, तब क्या करेगा? रेडिएशन स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस से और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। यदि फ्रीक्वेंसी इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू नोट से कम है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? जो इससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी कम होगी, उसे हम कहेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है ये वाली, वो इस पे डिपेंड करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। इंसिडेंट जो हमारी इंसिडेंट लाइट या फिर रेडिएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, अच्छा इतने 2 ही थे, अच्छा ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखो, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके गया है, इंसिडेंट लाइट पड़ी मेटल सरफेस पे, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करके गया? इजेक्ट करके गया। उस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्ट हुआ फोटोन की वजह से। फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो, जो हम कह रहे थे लास्ट पॉइंट क्या था? यहाँ पे इंडिपेंडेंट था इंटेंसिटी पे, बट यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी के, बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड करेंगे किस पे? इंटेंसिटी पे। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ये है कि मेटल सरफेस, इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, इस पे टकराई मेटल सरफेस से। यहां से सबसे पहले देखो, 1 मिनट, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड होगा, कैथोड और एनोड, अच्छा इधर एनोड लगा रखा है। क्या होगा? 2 इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड। एनोड और इधर होगा कैथोड। कैथोड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। एनोड होगा पॉजिटिव। एनोड की साइड हमें लगा जो कैथोड है उसकी साइड लगा रखे मेटल सरफेस, वहां पे लाइट टकराई मेटल सरफेस के साथ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया और कैथोड से
एनोड के साइड आया, कैथोड से एनोड की साइड आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आया। तो ये क्या दिखा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साथ में हमने यहाँ से इसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है उसी को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम, तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यही होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। यदि हम बात करें फोटोन की एनर्जी की, जो हमारा फोटोन की एनर्जी है वो होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी ½ mv², और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देखो ये हमने काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आए, यदि हम फोटोन को उधर लेके आएंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये हो गया, ये v दिख रहा है, ये है न्यू, ये सारे क्या है, न्यू है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ½ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोट। थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी h न्यू और फोटोन की होगी h न्यू नोट। h न्यू हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, h न्यू नोट होगी हमारी ई फोटोन यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ये होगी, और ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। अब हम बात करें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हमें, तो h को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, h हमारा कॉमन, और ये क्या होगा, न्यू माइनस न्यू नोट, ये निकल के आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाला, फोटोन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले फोटोन ऑफ एनर्जी देखेंगे। फोटोन ऑफ एनर्जी है वो इक्वल होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी h न्यू, और जो हमारी फोटोन की एनर्जी होगी वो होगी h न्यू नोट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी h न्यू माइनस h न्यू नोट। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होगी, h न्यू माइनस h न्यू नोट। देन हमने h को ले लिया कॉमन, हमारे पास बचेगा न्यू माइनस न्यू नोट, ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी होगी, इससे पहले हमने देखी थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये हमारी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें बताएगा द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड नॉट कॉन्टिन्यूअसली बट डिसकॉन्टिन्यूअसली। इससे पहले हमने देखा था जो हमारी एनर्जी होगी, रेडिएंट एनर्जी होगी, वो कॉन्टिन्यूअसली, देखो कॉन्टिन्यूअसली एमिट और अब्जॉर्ब करेगी। बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी होगी वो कॉन्टिन्यूअसली ना होके वो डिसकॉन्टिन्यूअसली होगी, डिसकॉन्टिन्यूअसली होगी, और ऐसे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होंगे, इन फॉर्म में होगी। ये हमारा बताया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इन पैकेट्स, जो ये पैकेट्स हैं इनको हम कहेंगे क्वांटम, इन्हें हम कहेंगे क्वांटम, ठीक है। फॉर लाइट एनर्जी द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। यदि हम बात करें लाइट एनर्जी के लिए तो ये क्वांटम होंगे, एनर्जी के क्वांटम, इन्हें हम कहेंगे फोटोन। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। देखो जो हमारी एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी न्यू के इसको रिमूव करेंगे तो h न्यू, ठीक है। एनर्जी होगी हमारी
एच न्यू के इक्वल। ये होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये होगी हमारी एनर्जी, ठीक है। देन ये हमने देख लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज की क्लास के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे हम इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन तब तक आप दोनों क्लास को अच्छे से रीड करना, देखना, और कितनी बार कह रखी है कि एनसीईआरटी को साथ में रिवाइज करते रहा करो। देखो जब हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से नीट और जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वहीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन वहीं से सोल्व होंगे, जहां हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। देन उससे पहले ये हमारे बेस बनाने के लिए है, चैप्टर का बेस बनाने के लिए, तो इन वीडियोस को भी अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। देन तब के लिए थैंक यू।